हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है बिजनेस मैनेजमेंट की, जिसकी हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इस मैनेजमेंट में कुछ कुछ अप्रोचेस होती है, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच हुई, नियो क्लासिक हुई, क्लासिकल अप्रोच हुई, उनकी कुछ थ्योरीज दी हुई है। ट्रेंड आता है बिजनेस मैनेजमेंट में फेयोल्स 14 प्रिंसिपल, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। सो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करें। फेयोल एक यह किसी व्यक्ति का नाम है, जिनका नाम है पूरा हेनरी फेयोल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। Henry Fayol's Principle of Management and Research were published in the book जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उनकी बुक का क्या नाम है और कब उन्होंने कौन से ईयर में इसे पब्लिश किया। तो ध्यान रखिएगा, बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और उनका सन रहने वाला है 1916। इनका डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में यानी कि सबको वर्क दिया जाए, स्पेशलाइज किया जाए एम्प्लॉय को, वो किस वर्क में मतलब एफिशिएंट है, ताकि वो एक ही वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाए। इधर उधर अगर वो वर्क करेंगे तो वो चीज एक मतलब कंपनी के लिए, एक कंपनी के मैनेजमेंट के लिए और एक एम्प्लॉय खुद के लिए भी अच्छी नहीं होगी। सो डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। When employees are specialized, output can increase because they become increasingly skilled and efficient। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि अगर एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो उसका आउटपुट होगा, जो उसका वर्क का आउटपुट निकलेगा, जो वो वर्क करेगा, जो सीखेगा, उससे क्या होगा, उसकी स्किल बढ़ेगी, उसका जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि they become increasingly skilled and efficient. Each part of work should be divided and allocated to whom is expert in that part of work, displayed to specialization, less wastage and reduce the risk of work not done। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर मतलब वर्क डिवाइड कर दिया जाएगा, एक एक पार्ट ही किसी एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, वो एक वर्क में एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट होगा तो उसका वर्क दिखेगा, वो एक वर्क में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उसमें, और उससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी, टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि वो कर उस वर्क को वो इजीली कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा रिस्क कि काम होगा या नहीं। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल फेयोल ने दिया है। सेकेंड हम पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको इश्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप समझ सकते हैं, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों वर्ड है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, और मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है, इसमें आप देखिएगा। मैंने अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों को अलग अलग डिफाइन किया है, और तीनों वर्ड अलग अलग होते हैं। Manager must have the authority to give the order, but they must also keep in mind that with authority comes responsibility। मैनेजर को क्या करना चाहिए, मतलब मैनेजर को ऑर्डर देना चाहिए, ऑथोरिटी होती है मैनेजर के पास और होनी भी चाहिए, बट उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ऑथोरिटी है तो उसके पास में, अगर उसको ऑथोरिटी मिल रही है तो उसके पास में क्या आएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मैनेजर को हम बोल दे कि बस उसे ऑर्डर ही देना है, ऑर्डर ही देगा वो एम्प्लॉयज को, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजर एक तरीके से एक कंपनी को चलाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो मैनेजर बना है तो उसने कुछ किया होगा मैनेजर बनने के लिए। तो मैनेजर ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अथॉरिटी ही देगा, इसकी खुद की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तभी वो वर्क होगा अच्छे से, दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। सो
ऑथोरिटी कम्स फ्रॉम ऑफिशियल एंड पर्सनल फैक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑथोरिटी कहाँ से आती है, ऑफिशियल और पर्सनल फैक्टर से ही आती है। ऑफिशियल कम्स फ्रॉम मैनेजर ऑफ पोजीशन, और मैनेजर की पोजीशन से आती है। पर्सनैलिटी ऑथोरिटी कम्स फ्रॉम क्वालिटी लाइक इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, मोरल, वर्थ एंड पास्ट सर्विसेज। जैसे मैंने बताया मैनेजर ऐसे ही नहीं पहुंचता, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए तभी जाकर वो मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचता है। तो अथॉरिटी तब आएगी जब उसके पास में क्वालिटी होगी, और क्वालिटी कैसी, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मॉरल वर्थ होनी चाहिए, और उसके पास सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। ऑथोरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट इन अनरेस्पॉन्सिव बिहेवियर। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ऑथोरिटी कुछ रिजल्ट नहीं करती, एक अनरेस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी makes people ineffective, both of them should go together। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऑथोरिटी के बिना है तो ये क्या करेगी, मेक्स पीपल इन इफेक्टिव, इफेक्टिव बनाएगी दोनों को कि वो एक साथ चले। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा, एक अनरेस्पॉन्सिव बिहेवियर आएगा। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी चल सकती है विदाउट ऑथोरिटी। जरूर नहीं है कि आपके पास ऑथोरिटी होगी तो ही आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉय के पास में जरूरी नहीं है कि ऑथोरिटी होती है। आप समझ रहे हैं ना, ऑथोरिटी किसके पास होती है, ऑथोरिटी होती है मैनेजर के पास। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉय के पास भी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऑथोरिटी है इनके पास में, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना एम्प्लॉय की कि उसे अपना वर्क करना है, टाइम पे पूरा करना है। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिना नहीं चल सकती, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी के बिना चल सकती है। तो ये था सेकंड प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो होना एक ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट, ठीक है, इसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। डिसिप्लिन मस्ट बी अपहेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया, बट मेथड फॉर डूइंग सो कैन वेरी। मतलब ये कह रहा है कि डिसिप्लिन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, बट सबका अपना एक तरीका होता है इसको करने का। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग वैसा करते हैं, सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने अकॉर्डिंग डिसिप्लिन को फॉलो करवाते हैं, उनके सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। तो इसमें ये एक मेथड है कि सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, ये क्या होता है, कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के थ्रू आता है। और कमांड डिसिप्लिन ये क्या होता है, कुछ ऑथोरिटी के थ्रू आता है, जो उसमें एक्सप्रेस होता है रूल्स, रेगुलेशन एंड कस्टम। ठीक है, ऑल पर्सन एंड सर्विंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसिप्लिन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, कुछ सर्व कर रहे हैं, मतलब उन सबके अंदर, उन सब में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है। 14 प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर। इसमें यह चीज बताई गई है कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि जैसे ये एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, और ये भी एक एम्प्लॉय है, तो इसका मतलब ये नहीं है, और यहाँ पे ये एक बॉस है, ठीक है, ये इनका बॉस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है और यहाँ पे मान लीजिए और भी बॉस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको, या बोल सकते हैं हम सुपरवाइजर, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो ये जरूरी नहीं है, आप ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि इसको इससे भी काम मिले, इससे भी काम मिले, इससे भी काम मिले। इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा, ना वो इस काम पे ध्यान दे पाएगा, ना इस पे दे पाएगा, ना इस पे ध्यान दे पाएगा, इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल जो फेयोल का है, यूनिटी ऑफ कमांड, ये यही बोलता है कि एक एम्प्लॉय जो होता है उसे एक ही व्यक्ति से, या एक ही बॉस से, या एक ही सुपरवाइजर से वर्क मिलना चाहिए, उसे एक ही
सुपरवाइजर से और डायरेक्ट सुपरवाइज किया जाना चाहिए इसे। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया हुआ है, एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर, पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली बॉस एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक ही बॉस से वर्क दिया जाना चाहिए। एंड इंडिविजुअल कैन नॉट सर्व टू बॉसेस एट द टाइम, एक जो इकलौता व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, वो दो बॉसेस के काम को एक साथ सर्व नहीं कर सकता है सेम टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, कंफ्यूजन होगा, जैसे यहाँ बताएगा दिस लीड्स टू कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल refers to how close employees are to the decision making process. It is important to aim for an appropriate balance. Henry Ford indicated that an organization should be strive for a good balance in this. यानी कि इसमें ये बताया हुआ है कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एक कंपनी के एम्प्लॉइज एक दूसरे से कितने क्लोज है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है कि इन सब के बीच में अप्रोप्रिएट बैलेंस हो। और हेनरी फ्योल ने खुद ने बताया, इंडिकेट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव फॉर अ गुड बैलेंस इन, मतलब अगर एक एम्प्लॉय, एक कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, एक कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज है ये, तो इन लोगों में सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। अगर इन लोगों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तभी ये लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, गुड बैलेंस होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डिसीजन ले पाएगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर पाएगी। सो ये वाला प्रिंसिपल यही होता है कि एम्प्लॉयज में गुड बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बोलता है, इसे भी देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग यूनिट अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान, दिस विल एंश्योर दैट एक्शन इज प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड। यानी कि ये बता रहा है कि जैसे एक एम्प्लॉय है, मान लेते हैं ये अब प्लानिंग वाली जो यूनिट है, या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाली की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये जो स्टार्टिंग का वर्क होता है उसमें ये अच्छे से वर्क करना जानता है, प्रॉपर इसको वो वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम आगे वाली जो नेक्स्ट वर्क होगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि मान लीजिए इसकी बात करें हम, एक कंपनी में जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, सेलिंग यूनिट होती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है और इसमें ये बेस्ट है, और ये वाला है जो कि सेलिंग यूनिट में काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मैनेजर एक है, ये इसको ये वाला सेलिंग वाला काम दे देगा, इसको मैन्युफैक्चरिंग वाला काम दे देगा, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इससे कोऑर्डिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए, एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किनके लिए, जो सेम वर्क करते हैं उन लोगों के लिए, और उनके लिए एक वन प्लान होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए मैनेजर की, वो भी एक ही मैनेजर की होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा। 7 पॉइंट हमारा बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मैनेजर शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर। Personal planning should be priority, should not be removed in a short period of time. सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोल सकते हैं हम, तो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा उन लोगों को जल्दी से ना हटाए, क्योंकि एम्प्लॉय के मन में अगर ये चीज ही नहीं है कि उन्हें कितने टाइम तक रखा जा रहा है, वो परमानेंट ही नहीं है, तो वो लोग तब तक मन लगा के ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं कर सकते। अगर उन लोगों में ये रिस्क है
स्टेबिलिटी नहीं है कि हमारा काम कब तक रहेगा नहीं रहेगा, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमाइज करना चाहिए एम्प्लॉय टर्नओवर को, ताकि वो अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ वो काम कर सके, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। तो ये वाला प्रिंसिपल यही कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मींस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। एट्थ है इनका स्केलर चेन। एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की और चेन ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय को अवेयर होना चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक गैंग प्लैंक होता है, गैंग प्लैंक। ठीक है, ये फेयोल ने स्केलर चेन में गैंग प्लैंक बताया है, इसको डिस्क्राइब किया है। तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। The scalar chain refers to the chain of command that extend from the highest level of the organization to the lowest level of organization। जैसे कि ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट पे जाते जा रहे हैं, इसको इन्होंने डिफाइन किया है, ये सबसे टॉप। ठीक है, दिस नोशन इज नोन एज गैंग प्लान। ठीक है, एंड इट शुड बी short circuited and not taken to the point where it destructive to the company। ठीक है, if E wishes to, अब हम समझेंगे इसको क्या बात हो रही है। यहाँ पे मैंने इन दोनों की बात नहीं की है, इसमें डायग्राम में थोड़ा गलत हो रहा है, हम बात करेंगे इन दोनों की, E और T की। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से डायग्राम से ही, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो इस चीज का। करेंगे यहाँ पे ई की एंड टी। ठीक है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर ई इंटरेक्ट करना चाहता है, उसकी विश है कि वो टी के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, तो ये मैसेज कैसे जाएगा, ई से ओ तक जाएगा। ठीक है, ई से ओ तक जाएगा तो बीच में ये मैसेज डी को भी जाएगा, सी को भी जाएगा, बी को भी जाएगा, ए को भी जाएगा, फिर उसके बाद में ये ओ तक पहुंचेगा, और फिर वहां से ये पहुंचेगा, जाएंगे क्यू बी को भी जाएगा, आर को भी जाएगा, एस को भी जाएगा, टी को भी जाएगा। ठीक है, however if communication is required, a gang plan between E and T can be established without you passing the chain of command। मतलब ये बोल रहा है कि ये तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी कि मेरे से ऊपर वाले एम्प्लॉय को जा रहा है, फिर इसको जा रहा है, फिर इसको जा रहा है, फिर इधर से इन सबको जा रहा है, तो ये तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो अगर मुझे डायरेक्ट टी के साथ में बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, तो जो फेयर का स्केलर चेन है उसके थ्रू ये ई से डायरेक्ट ई से बात कर सकता है, इसे ही बोला गया है स्केलर चेन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिमनरेशन। जानते ही आप लोग, एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड तभी होगा, अच्छे से वर्क तभी करेगा जब उसे एक फेयर रिमनरेशन, उसके लिए एक जितना उसे चाहिए सब कुछ मिले, जिसमें वो सेटिस्फाइड हो, इतना रिमनरेशन एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन द फेयर रिमनरेशन ऑफ फॉर एवरी। बताया गया एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन ही डिपेंड किस पे करती है, फेयर रिमनरेशन पे। दिस इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। इसमें हम सैलरी, सिर्फ ओनली बेसिक सैलरी की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सब कुछ को ध्यान में रखेंगे, उसकी वर्किंग आवर्स कैसे हैं, उसको और ट्रेवल अलाउंस या अदर अलाउंस क्या मिल रहा है, उसकी लीव वगैरह, इन सबको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द वर्क प्लेस फैसिलिटीज मस्ट बी क्लीन, टीडी एंड सेफ फॉर एम्प्लॉय, एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस। यानी कि वर्क प्लेस में क्या होना चाहिए, वर्क प्लेस की फैसिलिटीज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और सब कुछ सेफ होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, और सबके लिए एक जगह होनी चाहिए। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी गिवन द नेसेसरी लेवल ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट एंड कैरी आउट टास्क।
इनिशिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय को फ्री कर देना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए नेसेसरी लेवल पे, ताकि वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके, अपने अपने प्लान्स बता सके, इनिशिएटिव कर सके, कुछ अपने आइडियाज दे सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हेल्प हो, इनिशिएटिव्स हो। ठीक है। इसके बाद में बात होती है 12 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल interest to the general interest. The interest of one employee should not be allowed to become more important than those of the group. This includes managers. यानी कि एक व्यक्ति का इंटरेस्ट ऐसा, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो सबके लिए अलाउ हो और इम्पोर्टेंट बने सब ग्रुप के लिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ही प्रायोरिटी दी जाए। अगर इसके इंटरेस्ट की कोई चीज है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे ही ग्रुप के लिए वो इंटरेस्टिंग हो। इसमें हम मैनेजर को भी इंक्लूड करेंगे। द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन दोज ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट में आते हैं इक्विटी। अब इक्विटी में क्या बताया गया है, मैनेजर शुड बी फेयर टू स्टाफ एट ऑल टाइम। मैनेजर को क्या करना चाहिए, हर स्टाफ के साथ में फेयर रहना चाहिए सभी टाइम, both maintaining discipline as necessary and acting with kindness where appropriate। उन्हें डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखनी चाहिए, नेसेसरी जहाँ पर हो उनके साथ में काइंडनेस रखनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट रखना चाहिए मैनेजर को अपने स्टाफ के साथ। Equity in treatment and behavior is liked by everyone. It brings a loyalty to organization. Its application require good sense, experience and nature। एक वर्ड होता है इक्विटी और एक वर्ड होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर दिया, जैसे कि इस डायग्राम में। ठीक है, बॉक्सेस थे, छोटी बच्ची है एक, उसे भी 2 दिए गए, एक उससे थोड़ी बड़ी, उसे भी 2 दिए गए, और एक सबसे बड़े हाइट में, उन्हें भी 2 दिए गए। तो ये तो क्या हो जाती है, इक्वलिटी। बट ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी नहीं चलती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, इक्विटी। इक्विटी यानी समानता होनी चाहिए। समानता मतलब सबको अपनी अपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाना चाहिए। किसको क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए, ऐसा उनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, बिहेवियर दिया जाना। जैसे कि अभी आप लोग समझ रहे थे, इन्हें 2 की नीड थी, ये पहुंच गए एप्पल, मान लीजिए ये एप्पल है, एप्पल को तोड़ने के लिए, बट यहाँ ये नहीं पहुंच पा रही, तो इनको 3 की नीड थी तो इन्हें 3 दे दिया गया, और यहाँ पे बेबी को 4 की नीड थी तो 4 दे दिया गया। तो ये चीज होती है इक्विटी, जहाँ पे सबको सब कुछ उतना मिलता है जितनी उसकी नीड हो। वो बराबर वाली चीज कहाँ पे आती है, इक्वलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, इक्विटी को प्रेफर किया जाना चाहिए। लास्ट हमारा 14 नंबर का प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी कोर्प्स। क्या है ये, फ्रेंच वर्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। की एक ऑर्गेनाइजेशन को टीम स्पिरिट और यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए। Every employee in organization must consider him as part of team and try to achieve team goals, because team contribution is always better than individual contribution। It will create synergies। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पार्ट ट्रीट करना चाहिए, कि ये एक हमारा पार्ट है। टीम समझना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और उस टीम में खुद को उस टीम का पार्ट समझना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, अपने टीम गोल को अचीव कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, टीम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बेटर होता है इंडिविजुअल से। एक व्यक्ति, हम जानते हैं एक व्यक्ति इतना वर्क नहीं कर पाता जितना वो 2-3 व्यक्ति के साथ में मिलके टीम में कर पाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है जिसके थ्रू से बोला गया है।
तो ये तो हमने पढ़ लिए 14 प्रिंसिपल्स, और इनको मुझे पता है आपने अगर ये क्लास देख ली आप डिटेल में भी इसे लिख सकते हैं, समझ लिया है। बट अब क्वेश्चन आता है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आगे आगे के वर्ड्स को देखेंगे और उसके थ्रू इसे याद करेंगे। डैड, इसको बोल सकते हैं हम डैड, ठीक है। डैड, यू सी, यू यू सी USSR बताइए हमने कि ये मैंने भी अपनी टीचर से सीखा है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि ये मेरी ट्रिक है। ऑफ कोर्स मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसे अच्छे से सीखे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर। तो डैड, यू सी USSR, फिर वो रिप्लाई कर रहा ओ आई सी। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो देखिए D4 होता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है D4? डिवीजन ऑफ वर्क। A4 ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर D4 होता है डायरेक्शन। U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर से U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। फिर से S फॉर स्केलर चेन। R फॉर रिम्यूनरेशन। O फॉर ऑर्डर। I फॉर इनिशिएटिव। S फॉर यहाँ पे वो जो टेन्योर वाला है, नहीं सॉरी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाला। E फॉर इक्विटी एंड लास्ट E फॉर एस्पिरिट दी प्रॉप। अब यानी कि दैट UC USSR OIC, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा है इसे, ये रहा, बट मैंने इसको अभी नहीं समझाया था क्योंकि मैं आपको सबको समझाना चाहती थी, उसके बाद में हम इसकी बात करने वाले थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को कवर किया, अच्छे से डिटेल में समझा। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।